पद लगन हम लोगों ने कर लिया था। आज एक नई टेक्निक्स की तरफ हम चलेंगे। वो टेक्निक क्या है? नमांश कुंडली से अपने लगन कुंडली को किस प्रकार से देखना है, मैरिज के एस्पेक्ट को, प्रेम के एस्पेक्ट को कैसे समझा जाए, कि ये कैसे D1 चार्ट से पता लगता है। अगर आपको D9 चार्ट की टेक्निक का नहीं पता, D9 चार्ट्स के बारे में अगर आपको ज्यादा नहीं पता, यानी उसको टेक्निक नहीं आती प्रेडिक्ट करने की, तो भी कैसे हम बड़े सिंपल वे में समझ पाए कि मैरिज और लव रिलेशनशिप किस तरह से देखे जाएंगे। अगर D1 चार्ट, यहाँ पर मैं एक मेष लगन की कुंडली बना रहा हूं। अब हमने सिंपल इस टेक्निक में देखना ये है कि सबसे पहले विवाह के मेन ग्रह लिख लेने हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले कौन कौन से भाव हैं, आप बताइए आप लोग। गुरु गुरु नहीं, भाव की पूछा है प्लान है। मैंने, प्रदीप जी। भाव गुरुजी 3 7 नहीं 7 and 12 मिस्टेक लगन है मत गुरुजी, करिए। लगन। यस यस, नेवर स्किप इट। लगन को मंत्री। कभी मत भूलिए, खास करके मैरिज के एस्पेक्ट को लेकर के। सबसे पहले फर्स्ट हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरे का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, उसने अगर मैरिज एक बार हो गई तो तीसरे का मैटर खत्म। फिर आएगा पंचम भाव, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा सप्तम भाव, और फिर सीधा आएगा 12वां भाव। ये 4 भाव ऐसे हैं जो आपके मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बाकी सब चीजें भी रोल अदा करती हैं, जैसे दूसरा भाव, जैसे चौथा भाव, जैसे 9वां भाव और 11वां भाव। पर प्राइमरी रूप से आपने पहले जो मैंने ऊपर के भाव लिखे हैं, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये फर्स्ट सीरीज है। सबसे पहले इस पर फोकस करो। टेक्निक क्या है? आपने देखना है कि लगन का लॉर्ड D1 में कौन है। देखिए, मंगल। मंगल। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब टेक्निक ये कहती है कि इस मंगल को ये देखना है कि ये D9 में कहाँ बैठा है। अब मान लीजिए D1 चार्ट में मंगल 10वें भाव में बैठ जाता है, और यही मंगल 8वें भाव में चला जाता है D9 चार्ट में। इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो हमने जो लगन के गुण बताए थे कि लगन किस प्रकार से मैरिज लाइफ को बचाने में बड़ा ही अच्छा रोल अदा कर सकता है, तो यहाँ पर जो लगन बड़ा मजबूत नजर में आ रहा है, वो दिखाता है कि ये लगन का लॉर्ड मंगल ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहाँ पर? दिमागी स्तर पर। लगन का संबंध दिमाग से है, सोच विचार से है, थॉट प्रोसेस से है। तो व्यक्ति के गलतियां करने के चांसेस बढ़ जाएंगे
उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स मैरिज लाइफ कोई अच्छा नहीं रहेगा। D1 चार्ट दिखाता है कि वो टोटली कर्म प्रधान व्यक्ति है, लगन का लॉर्ड दशम में है, तो कर्मठ हो गया और अपने काम पर बड़ा फोकस्ड करेगा, अपने कैरियर पर बहुत फोकस करेगा, क्योंकि सारा दिमाग उसका कैरियर में चल रहा है, कर्म में चल रहा है, एक्शन में चल रहा है, एनर्जी में चल रहा है। तो वो जो मैंने कहा, जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मैरिज को कंप्रोमाइज कर जाते हैं, या उन्हें मैरिज में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उनके पास इतना समय नहीं होता कि जीवन साथी को प्रॉपर समय दिया जा सके। तो हमने देखा कि ये लगन का लॉर्ड कमजोर फंस गया। अब फिर आते हैं कि पंचम भाव। पंचम भाव मान लीजिए सूर्य है यहाँ पर, और सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, और यही सूर्य जाकर के एग्जॉल्टेड हो जाता है और नवमांश कुंडली में, D9 चार्ट। तो ये क्या दिखाएगा, आपने ये मानना है कि फाइनल रिजल्ट D9 दे रहा है। D1 में दिखा रहा है कि प्रेम का जो ग्रह है वो अपने से 11वें चला गया और कुंडली के तीसरे भाव में चला गया, और D9 चार्ट में वही ग्रह उच्च का हो गया है, एग्जॉल्टेड हो गया है। ये एग्जॉल्टेड प्लेनेट दिखाता है कि पंचम भाव की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। कि पंचम भाव की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसे जीवन में प्रेम बहुत प्राप्त होगा। जीवन में अगर कोई व्यक्ति उसको मिलता है प्रेम के लिए, तो कंक्रीट मिलेगा, मतलब सॉलिड मिलेगा, जो उसके साथ प्रेम के रिलेशन को निभाएगा। बहुत सारे लोगों की ये एक प्रॉब्लम है कि वो आने के बाद कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत लोग आते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मेरे साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, और एक समय के बाद छूट जाते हैं, यानी उनके साथ रिलेशन, संबंध टूट जाता है। ये अक्सर जब होता है जब पंचम भाव का स्वामी ग्रह नवमांश कुंडली में कमजोर अवस्था में चला जाता है। या पाप ग्रह के साथ आ जाता है, या कुंडली के 6, 8, 12 भाव में चला जाता है नवमांश कुंडली। सेम टेक्निक को हम सप्तम भाव पर अप्लाई करेंगे। अब इस कुंडली में आप देखते हैं कि सप्तम का लॉर्ड अपने से दसम, यानी कि कुंडली के चौथे भाव में हमने बिठा दी। ये मैं वैसे ही हवा में कुंडली बना रहा हूँ, इट्स नॉट ए सीरियस चार्ट और इट नॉट ए ओरिजिनल चार्ट। कोई किसी को घटना को कनेक्ट ना करे, सिर्फ मैं एक टेक्निक अप्लाई करना सिखा रहा हूं। तो शुक्र अपने से दसम बैठा है, कुंडली के केंद्र में बैठा है, इट्स मीन बहुत अच्छा है। पर अगर ये ही शुक्र ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए, या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, या कुंडली के, मतलब कुंडली जब मैं कहूं तो D9 के दूसरे भाव में चला जाए, तीसरे में चला जाए, छठे में चला जाए,
8वें में चला जाए, पाप ग्रह के साथ चला जाए, तो मैरिज को प्रॉब्लम में डाल देगा। बहुत सिंपल टेक्निक, कोई ग्रह 6, 8, 12 में ना हो, एक्सेप्ट मार्स इन 6th हाउस, सैटर्न इन 8th हाउस एंड वीनस इन 12th हाउस। That's a rule for the game डिविजनल चार्ट्स का, कि मंगल 6ठे भाव में, शनि 8वें भाव में, शुक्र 12वें भाव में, हो तो ऐसे व्यक्ति को मैरिज से संबंधित चैलेंजेस आते ही आते हैं। इसी प्रकार से इस फार्मूले को आप 12वें भाव पर लेके आओ, 12वें भाव पर अप्लाई करेंगे। 12वें भाव का स्वामी गुरु है, और गुरु मान लीजिए इस कुंडली में विवाह के घर में बिठा देते हैं, तो आप में से कोई मुझे बताएगा ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? 12वें का लॉर्ड 7वें में बैठ गया। गुरुजी अपने से अष्टम में गया, अपने से अष्टम में गया, षडाष्टक हो गया, अच्छा नहीं है। और कोई? सर गुरु जहाँ बैठता है वहाँ का अच्छा नहीं करता, वहाँ का नुकसान ही करता है। और कोई लॉजिक? सप्तम भाव का गुरु ऐसे भी सर विवाह के लिए अच्छा नहीं है। और कोई लॉजिक? सर गुरु भाग्येश होकर का सप्तम में कारक बैठ भी रहा है, है। इसलिए उतना बुरा भी नहीं है। गलत लॉजिक। सर और कोई गुरु लॉजिक? यहाँ का कारक भी है, तो कारक का अपने ही उसमें बैठना सर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। सब क्यों भूल रहे हो? ये 12वें का लॉर्ड है, 6ठे का लॉर्ड, 8वें का लॉर्ड, 12वें का लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो सप्तम भाव को डेंट मारेगा। लॉस का लॉर्ड हो गया सर ये। सभी ने कहा कि गुरु खराब है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर लॉजिक सब गलत दे रहे थे इस केस में स्पेशली। अगर केस दूसरा होता तो आप कह सकते थे जी कारक होकर के सप्तम में बैठ गया, खराब कर गया। आप कह सकते थे कि गुरु जो है मैरिज के लिए खराब है, पर यहाँ पर हमें ये बोलना है कि 12वें का लॉर्ड होकर के ये ज्यादा खराब है। हम 12वें को डिस्कस कर रहे हैं, तो 12वें को हमने यहाँ पर देखा। अब मान लीजिए मैं इस कुंडली में गुरु को लगन में बिठा देता हूँ, नवमांश कुंडली में। व्हाट हैपेंड नाउ? एक आदमी कहता है मुझे फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा चैलेंज है, और आप नवमांश कुंडली में उसको देखना है अपनी टेक्निक के अनुसार कि भाई 12वें का जो लॉर्ड है वो नवमांश में क्या हो गया? नीच का हो गया सर। नीच का हो गया। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ सर, शैया सुख के लिए बुरा हुआ। बुरा हुआ। अब आप टेक्निक को समझे, तो इजी टेक्निक, बहुत ही आसान टेक्निक है। सिंपल, आपने लगन, पंचम, सप्तम और 12वां ये देखना है कि केवल D9 चार्ट में कहां पर बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। कि जब आपको D9 चार्ट अच्छे ढंग से नहीं देखना आ रहा, तो भी आप डिविजनल चार्ट को सीखने से पहले आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर मैं सभी को कहता हूं कि D1 चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला रिजल्ट, पहला सिम्टम्स, पहला साइन,
पहला प्रॉमिस इवन ही देगा। आपने तो फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि भाई एक्चुअल में फिर वो हमें मिलेगा क्या। जैसे जब बजट पेश होता है सरकार का, तो सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो बड़े बड़े दावे करती है। आप जानकर के हैरान होंगे, हर आदमी केवल अपने बारे में सुनना चाहता है, अपने बारे में देखता है कि मेरे लिए बजट में क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहेंगे अच्छा टैक्सेशन कितना बढ़ाया कि घटाया, हमें कुछ रिलीफ मिला कि नहीं मिला, कुछ हमारा टीए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कुछ हमारा और सैलरी रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, कमीशन पे जो है कब आ रहा है। ये सब चीजें हर आदमी अपने अपने एंगल से देख रहा है। व्यापारी देख रहा है किस चीज के ऊपर बढ़ा दिया, किस चीज पर घटा दिया। तो ये सारी की सारी चीज आदमी अपने अंदर संदर्भ से देख रहा है। सेम इसमें भी व्यक्ति अपने अपने संदर्भ से देखता है कि नवमांश कुंडली में D1 ने तो बहुत सारे प्रोमिसेस कर दिए, पर मुझे क्या मिल रहा। पॉइंट समझ में आया? सो सिंपल। पहले ये देखना है, जब इसमें प्रॉब्लम आए तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपने 2, 4, 9, 11 को देखना, अदरवाइज देखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव उसके कुटुंब की वृद्धि का है, सेकंड हाउस उसका फैमिली एक्सटेंशन है। इसलिए पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव की दशा में भी शादी होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो किसी महिला को अपने घर पर लेकर के आता है। परिवार का एक सदस्य बढ़ जाता है। मान लीजिए 4 लोगों का एक फैमिली है, छोटी फैमिली, वो बहू को लेकर के आ गए घर में, तो अब 5 सदस्य हो गए, तो एक सदस्य बढ़ गया। आफ्टर मैरिज एक सदस्य बढ़ गया, तो सेकंड भाव कुटुंब की वृद्धि का भाव है। फिर जब एक उसको संतान हो जाएगी तो भी उसका एक मेंबर बढ़ गया। फिर जब दूसरी संतान हो जाएगी तो फिर एक और मेंबर बढ़ गया। पर ये जो मेंबर बढ़ने के मामले में सेकंड हाउस ही रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए शादियां और संतान ये अक्सर दूसरे भाव की दशा में भी हो जाती है, पर हम सोचते रहते हैं ये मार्केश है मार्केश है, पर ये शादी करा देता है। खास करके इसका लॉर्ड अगर स्पोर्टिंग हो, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर स्पोर्ट में हो, स्पोर्ट का मतलब जो मैरिज को सपोर्ट करता है, जैसे राहु हो, शुक्र हो, चंद्र हो, गुरु हो, ये सब मैरिज को सपोर्ट करने वाले प्लेनेट हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। आप में से कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, फिर हम कोई कल्पनाशीलता मेरी ठीक ठाक है, कल्पना शक्ति। गुरुजी नवीन बोल रहा हूँ। हाँ नवीन जी। गुरुजी जैसे अभी हमने इसमें देखा कि जुपिटर जो है D9 में पहले भाव में 10th राशि में चले गए, नीच के हो गए जी। लेकिन वो फर्स्ट हाउस में लगन में भी थे, तो क्या लगन का इम्पैक्ट नहीं होगा कि वो लगन में चले गए या लग्नेश हो गए वहां पे, सॉरी लगन में बैठ गए, तो उसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी पावरफुल हो जाएगी। देखिए पहली बात तो यहाँ दिग्बली का कंसेप्ट नहीं चलता। अगर दिग्बली का कंसेप्ट चलता तो मामला बदल जाता। यहाँ पर ग्रह को आपको नीच राशि में ही मानना पड़ेगा। केंद्र में आया है तो इसका मतलब ये है कि ये झटके से रिलेशन को नहीं तोड़ेगा। गुरुजी मैं दे सकता हूँ अपनी? है जी, मैं अपनी कुंडली दे सकता हूँ? हाँ कोई बात नहीं। 12वें भाव का स्वामी जब भी दिक्कत में आता है तो पति या पत्नी में से दोनों के किसी एक कारण से एक साथी जो है बिल्कुल
सेपरेटिव बिहेवियर शो करता है फिजिकल रिलेशन बनाने में, और कभी कभी तो पति पत्नी में शारीरिक समस्या आ जाती है जिसके कारण वो अपने रिलेशनशिप सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते। ये सारे 12वें भाव की प्रॉब्लम्स हैं। और जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में हमने जुपिटर को लिया था 12वें भाव का स्वामी, वो कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो मार्स सकता भी हो है। सकता है, मतलब 12वें भाव का स्वामी जब भी 7th हाउस में बैठेगा, इरिस्पेक्टिव वो कोई भी हो, वो दिक्कत देगा इस तरह से। दिक्कत वो तो देता ही देता है, पर आपने अल्टीमेटली उसको नवमांश में देखना है। हाँ अगर जी, वो नवमांश फाइनली हम इसे नमाज में और में देखेंगे। हाँ जी। अगर मान लो नवमांश में वो नवम भाव में बैठ जाता, पंचम में बैठ जाता, चतुर्थ में बैठ जाता, तो वो स्थिति को इम्प्रूव कर जाता। सिंपल है। आप प्रदीप जी बताइए। गुरुजी मेरी कुंभ बताओ। लगन, कुंभ लगन, थोड़ा सा पीछे रह गए, कुंभ लगन। पॉलिसी बिकती बिकती रह गई। ठीक है। चलो अगला आपका लेंगे। अनिल जी इतना प्यारा हंसते हैं, बस फिर मना करने का तो मन ही नहीं करता। तो 2 भी चेक करा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे 1 मिनट प्रदीप जी, बस मैं बना लूं थोड़ा सा। ये भी कुंभ लगन की। अरे वाह। अब मैं जो बोलूं ना, सिर्फ उसी का हमने जवाब देना है, पूरी कुंडली नहीं हमने यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमने उसी टेक्निक को लगाना है। पहले मैं लिख दूं, कंफ्यूज ना हो लोग, क्योंकि दोनों ही सेम लगन के हैं। एक D1 चार्ट है, एक D9 चार्ट है। D9 चार्ट फिर से लिख दूं, नवमांश कुंडली, D1 चार्ट में सबसे पहले हमने क्या देखना है, लगन को देखना है। तो प्रदीप जी शनि कहाँ कोई बैठे नहीं, हैं? शनि 7वें हैं। शनि सप्तम भाव में, और राहु बैठे हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में। सभी ने देखना है, यहाँ पर लगन का लॉर्ड 2 है, शनि है और राहु है, और दोनों की सिचुएशन अच्छी है। तीसरे का राहु उत्तम माना जाता है। तो शनि अपने से सप्तम बैठ करके अपने भाव को देखता है, तथा दिग्बली भी साथ में हो गया, तो ये प्लस पॉइंट है। तो ये लगन की मजबूती को दिखाता है। अब हम इसी चीज को, इन 2 ग्रहों को टेस्ट करेंगे नवमांशा चार्ट में कि क्या हालत बनती है। तो हमने देखना है प्रदीप जी, राहु कहाँ है नवमांश कुंडली में, और शनि तो कहाँ है? 4थे भाव में राहु है, 5वें भाव में शनि है। पंचम भाव शनि और 4थे भाव में राहु। सिंपल चार्ट। अब आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं पॉइंट को। लगन ने अपना बलाबल नहीं खोया है, दोनों के दोनों केंद्र या त्रिकोण में। राहु केंद्र में है और शनि त्रिकोण में बैठा है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका मतलब लगन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। लगन से क्या क्या प्रॉब्लम आती है? नेचर, बिहेवियर, एडिक्शन की प्रॉब्लम। एडिक्शन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज का, नशीली चीज का बंदा सेवन करना शुरू कर दे जिसको डॉक्टर भी सही ढंग से नहीं मतलब सुधार सकते। इसमें बीड़ी सिगरेट जैसी चीजें नहीं आती, इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग, पर हाँ वो भी एक एरर है, पर वो बहुत माइन्यूट लेवल पे देखने पर पता चलता है। व्यक्ति का कैरेक्टरलेस हो जाना, ये सब लगन की प्रॉब्लम है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने पंचम भाव की तरफ चलेंगे। पंचम भाव का स्वामी बुध है। तो D1 चार्ट में प्रदीप जी बुध कहाँ बैठा है? सेकंड यहाँ 12वें भाव में। हाँ, 2nd हाउस में। नहीं, भाव तो नहीं बोलना, अब आपने सेकंड ही बोलना है। हाँ। ठीक है। अब ये मरकरी D9 चार्ट में कहाँ बैठा है? मरकरी आ गया
नवम में नवम में, नवम नहीं राशि है, नवम भाव। सॉरी 7th में। 7th में मरकरी बैठा है। क्लियर? बाद में बात करता हूँ थोड़ी देर में। अब समझे ब्यूटी क्या है चार्ट की, कि पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में चला गया। पंचम भाव का स्वामी नीच का चला गया, तो एक तरह से संतान के मामले में, प्रेम के मामले में ग्रह बहुत कमजोर हो गया। पर जैसे ही नवमांश कुंडली में देखते हैं तो उसको बुध ग्रह को केंद्र का बल मिल गया, सिंह राशि केंद्र का बलाबल मिल गया। तो जो ग्रह हमें कमजोर नजर आ रहा था वो नवमांश कुंडली में बलाबल के साथ बैठ गया, तो उसने अपनी कमजोरी को जो D1 में प्राप्त की थी वो कंपनसेट कर दिया उसने। आप इस टेक्निक को समझ रहे हैं ना सभी के सभी? बड़ी आसान टेक्निक है, बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट करोगे चीजों को। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। प्रदीप जी कहाँ है सूर्य? पूर्वी दूसरे भाव में। सन प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, और नवमांश में 11th 11वें भाव में, नहीं मतलब धनु राशि में। हाँ जी। अब यहाँ पर ब्यूटी देखिए, सप्तम भाव का स्वामी षडाष्टक योग बना के बैठा है, अपने से अष्टम बैठा है। सारे समझ रहे ना? सूर्य को अगर सप्तम भाव से गिनना शुरू करेंगे तो 8 आएगा, अपने से अष्टम। और हमने पढ़ा है अभी तक कि जब भी कोई ग्रह अपने से अष्टम जाएगा, अपने भाव से अष्टम जाएगा, वो अच्छा नहीं माना जाता। पर नवमांश कुंडली में चीज बदल गई, वो ही सूर्य लाभ स्थान में चला गया, वो ही सूर्य लाभ स्थान में चला गया। अब आगे हम बढ़ते हैं 12वें भाव की तरफ। फिर से शनि ग्रह आ जाएगा, और शनि क्या हो गया, फिर से आप देखेंगे अपने से षडाष्टक योग बना गया, अपने 12वें भाव से षडाष्टक योग बना दिया। तो हम क्या कहेंगे, भाई ये तो मामला फिर गड़बड़ हो गया। पर इसी 12वें भाव के स्वामी शनि को जब हम D9 चार्ट में देखेंगे तो शनि ग्रह पंचम भाव में आ गया, इट्स मीन त्रिकोण में आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा मामला बन गया। इसलिए प्रदीप जी कभी भी अपनी मैरिज लाइफ पे कुछ कहते थे तो मैंने एक ही बात कहता था, अभी ज्योतिष को आगे चलने दो, ज्योतिष को आगे बढ़ने दो, उससे आपको धीरे धीरे सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि लाइफ में अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, और कोई पॉइंट बुरा हुआ तो क्यों हुआ। वो ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगी। इसीलिए अक्सर मैं बिगिनर्स को, जो शुरुआती लोग होते हैं, उनको मैं कहता हूं उनके लिए D1 चार्ट यानी लगन कुंडली इल्यूजन है। यानी कि वो जैसा दिखा रही है प्रथम दृष्टया वैसी वो है नहीं। अब हम जैसे लोग जिनको काफी एक्सपीरियंस हो गया वो तो फिर भी पकड़ लेगा घुमा फिरा करके, उसके पास हमारे हम जैसे के पास तो बहुत सारी टेक्निक है चीजों को पकड़ने की, वो D1 से भी पकड़ लेंगे। पर समस्या आ जाती है न्यू बिगिनर्स के लिए, जिसने अभी अभी सीखा है और बहुत सारी टेक्निक में वो पारंगत नहीं है, तो उसको एक अपने आप में अगर वो जल्दबाजी दिखा गया तो गलती खा सकता है। तो जहां पर नवमांशा किस प्रकार से ट्विस्ट ले जाता है, ये यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से ये ट्विस्ट ले जाता है। इसीलिए नवमांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके जीवन में। अनिल जी आप बताइए, एक कुंडली आपका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी गुरुजी, सिंह लग्न की कुंडली है।
अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी लोगों के पास मैं आने का प्रयास करूंगा। आप में क्या कोई डाउट है तो हाथ रेज करना, अदरवाइज बात नहीं करेंगे, हम आगे कुछ देखेंगे। जी, सिंह लग्न की कुंडली है गुरुजी। और अपनी अपनी कुंडली के अंदर देखना है। सिंह लग्न की कुंडली है। नवमांश कौन से लगन का है? नवमांश वृषभ का है। वृष मेल है फीमेल है? मेल है, मेरी है। अरे अनिल जी ऐसे नहीं बोलनी, मेरी मेरी बतानी है पर अपनी बतानी नहीं है। चलिए, D1 चार्ट में हमने लगन देखना, मुझे सिर्फ वही पॉइंट बताएंगे जो मैं पूछूंगा। सूर्य कहाँ बैठा है D1 में? 10वें में बैठा है। पहले में? 10वें में? दसम भाव, दसम में। सन, वेरी नाइस। और D9 में? D9 में ये चला गया है 5th में। 5th में सन। अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये कर्म के क्षेत्र में गया D1 चार्ट में। D1 चार्ट में कर्म के क्षेत्र में गया क्योंकि लगन का लॉर्ड दसम में आ गया, पर नवमांश कुंडली में वही ग्रह पंचम में चला गया। तो ये त्रिकोण भाव में चला गया, तो इससे पता लगता है कि कुंडली की स्ट्रेंथ नहीं खत्म हुई है, यानी सूर्य ने अपनी स्ट्रेंथ को बना करके रखा हुआ है। दूसरा एक और इंडिकेशन मिलता है इससे कि पंचम में गया है, तो व्यक्ति का जब भी नवमांश चार्ट एक्टिवेट होता है तो थोड़ा वो रोमांटिक ज्यादा हो जाता है। अब हम चलेंगे पंचम भाव पर। पंचम भाव का स्वामी गुरु है। तो ये D1 चला में गुरु कहाँ बैठा है? चौथे में, D1 में। D1 में 4th हाउस में। और यहाँ कहाँ बैठा है D9 में? इसमें भी चौथे में ही बैठा है। इसे बोलते हैं भावोत्तम। दो चीजें होती हैं, भावोत्तम और वर्गोत्तम। भावोत्तम कहते हैं सेम भाव में अगर एक ग्रह बैठे, जैसे इस चार्ट में अनिल जी के जुपिटर 4th में बैठा है और D9 में भी जुपिटर 4th में ही बैठा है। इस स्थिति को भावोत्तम कहते हैं। भावोत्तम भाव को 20 से 30% फायदा मिल जाता है। 20 से 30% प्लेनेट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है कि गुरु जैसा भी बैठा हो, तो ये भावोत्तम हो जाने से ये कुछ इंक्रीज हो जाता है D9 में, मतलब थोड़ा पावर ज्यादा बढ़ जाती है 20 से 30%, उसकी ओर एनहांस हो जाती है। वर्गोत्तम सेम साइन में, सेम जॉडियक साइन में D1 एंड D9, अगर कोई ग्रह D1 चार्ट में और D9 चार्ट में सेम राशि, मतलब उसी राशि में बैठे, तो वह वर्गोत्तम हो जाता है। जैसे अनिल जी का गुरु वृश्चिक राशि में बैठा है लगन में, अगर ये D9 में भी वृश्चिक राशि में बैठ जाता है, यानी सप्तम भाव में इनके, तो इसे कहा जाता है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम क्वालिटी को, ग्रह की क्वालिटी को एकदम जस्ट एकदम एनहांस कर देता है, एकदम इंप्रूवमेंट लेके आता है, मतलब उस ग्रह को बहुत ही अच्छा बना देता है, जस्ट डबल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो अगर वो D1 में कम रिजल्ट दे रहा है तो D9 एक्टिव होते ही व्यक्ति को एकदम से वो प्लेनेट जो वर्गोत्तम होता है अपने बेस्ट रिजल्ट दिखाने लगता है। इन चीजों के, अपने कारकों के बेस्ट रिजल्ट दिखाने लगता है। कैसे? जैसे संतान है, संतान का स्वामी
इनके 12वें बैठ गया, इट्स ए लॉस हाउस और द पंचम भाव, पर नवमांश कुंडली में वही त्रिकोण में आ गया। तो ये दिखाता है कि 32 साल की आयु के बाद से संतान अपना अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। यानी कि अगर वो पहले कमजोर हो, जैसे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही हो, कोई पढ़ाई की एजुकेशन की दिक्कत आ रही हो, कोई और तकलीफ हो शरीर में, मन में व्याधि हो कोई, तो जब अनिल जी की उम्र 32 साल होगी उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है। किसमें? बच्चे में, संतान में। तो ये बहुत ज्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। तो आपने इसको इस एंगल से देखना है। अब हम आएंगे सप्तम भाव शनि। तो शनि कहाँ बैठा है? दसम में बैठा है गुरुजी। शनि बैठा है दसम में। और नवमांशा में? नवमांशा में भी दसम में बैठा है। अब यहाँ पर शनि की ताकत बढ़ गई। अब पॉइंट समझ रहे? क्या पॉइंट बना यहाँ पर? शनि भावोत्तम भी हो गया। दसम में वो शनि वहां बैठा है, दसम में वहां बैठा है, तो इसे कहते हैं भावोत्तम। इसका मतलब शनि की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर गई। कितनी इंप्रूव कर गई? 20 से 30% भावोत्तम होते ही। अब यहां पर एक और करिश्मा हो गया कि वो अपनी खुद की राशि में भी है। शनि अपनी खुद की राशि में भी है। वर्गोत्तम नहीं, वर्गोत्तम नहीं हुआ प्रदीप जी। वर्गोत्तम जब होता है जब ये वृष राशि में होता, ओके ओके। पर ये अपनी स्वगृही राशि में, अपने खुद के जोड़ेक साइन में है। तो यहां पर शनि का बलाबल और इंप्रूव हो गया। तो एक तरह से देखा जाए शनि अब तक का इन 3 ग्रहों में सबसे ज्यादा बली निकल करके आ रहा है। तो शनि इनकी कुंडली में क्या है? सप्तम का लॉर्ड, तो मैरिज का लॉर्ड है। जब मैरिज का लॉर्ड है तो ये मैरिज की क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा। इसका मतलब जो जीवन साथी होगा वो बड़ा शांत, सज्जन, अनिल जी को तंग ना करने वाला, अनिल जी की बात को सुनने वाला। तो इसका मतलब चलती अनिल जी की है घर में टोटल। तो ये बात तो पक्का है। और अनिल जी के ऊपर वह शक भी नहीं किया जाता, ये भी अच्छी बात है। सूर्य शनि साथ बैठे हैं, बहुत बढ़िया। लग्नेश और सप्तमेश एक साथ आ गए, इसका मतलब लॉन्जेविटी अच्छी रहेगी मैरिज की। गुड। अब चलते हैं 12वें भाव पर। तो मून। अब मून को हमने देखना है D1 में। कहां पर है चंद्रमा? छठे भाव में है जी, छठे भाव में। छठे भाव में। और D9 में? D9 में 11वें में चला गया है। 11वें में चला गया। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर भी वैसे D1 में भी अच्छा बैठा है, D1 में भी उसकी प्लेसमेंट ठीक है, और D9 में भी प्लेसमेंट अच्छी हो गई। तो ये एक अच्छी मैरिज लाइफ को शो करता है। तो अनिल जी आप पास हो गए। धन्यवाद गुरु। सिंह लगन वाला पास नहीं होता, तो डबल धन्यवाद देना पड़ेगा। सिंह लगन वालों के साथ चैलेंज है। सिंह लगन बड़ा जल्दी फंस जाता है मैरिज के मामले में। ठीक है। तो छठे भाव का चंद्रमा क्यों अच्छा हुआ सर? 12वें का लॉर्ड है ना जी, समसप्तक योग बन गया। तो अपने भाव को देखता है। जी सर, जी सर। वो ग्रह कैसा भी हो, पर उसका तो अपना भाव है ना जी। उसका तो अपना घर है। अब भाई किसी का घर चाहे 100 गज का हो या 500 गज का, 100 गज वाले को भी उतना ही प्यार रहता है और 500 गज वाले का भी। हम 100 गज वाले मकान को थोड़ी छोड़ देते हैं, यार ये तो छोटा है, चलो छोड़ दो, जाने दो, आज के बाद से इसकी तरफ मुंह करके नहीं देखेंगे, कोई आओ कोई जाओ। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ग्रह अपने भाव की रक्षा करता है, चाहे वो छठे का लॉर्ड हो चाहे 12वें का लॉर्ड हो, कहीं का हो। और वही स्थिति इनकी लाभ भाव में जाकर के भी हो गई। ठीक है। हाँ रविंदर जी। सर ये जो सूर्य और शनि तो कहते हैं साथ में बैठे ठीक नहीं होते, आप यहाँ बता रहे हो कि ये अच्छा है। सर सूर्य शनि D1 में जब बैठे हैं साथ, वो किस संदर्भ में अच्छे नहीं होते?
हमें हमेशा उस पॉइंट पर देखना पड़ेगा। एक ही कॉम्बिनेशन को अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है रविंद्र जी ज्योतिष में। जी वही मैं जानना चाह रहा था। सूर्य शनि जो है यहाँ पर हेल्थ में हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बात को लेकर के अच्छे नहीं होते, व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम जल्दी दे सकते हैं, व्यक्ति को पल्पिटेशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, पल्स रेट उनकी जल्दी बढ़ सकती है, या एंजाइटी या स्ट्रेस लेने की आदत को दिखा सकता है। सूर्य और शनि की युति पिता पुत्र के संबंधों के लिए कोई खास अच्छी नहीं कह सकते आप। तो दूरी पैदा करते हैं जी, दूरी पैदा करते हैं पिता पुत्र में। सोच अलग कर सकते हैं या रहना साथ में दिक्कत पैदा कर दे, कुछ ना कुछ पैदा कर सकते हैं। तो हमें उसको उस संदर्भ में देखना पड़ेगा। पर ओवरऑल देखे तो लग्नेश और सप्तमेश मिल गए, तो लगन का लॉर्ड भी केंद्र और सप्तम का लॉर्ड भी केंद्र जी का मालिक, और दोनों केंद्र में बैठ गए। तो केंद्र केंद्र की युति हुई, कहाँ हुई? दसम भाव में। दसम भाव में सूर्य भी कारक है दसम का जी, और शनि भी कारक है दसम का, दोनों कारक हो सूर्य दिग्बली भी है। पॉइंट समझना, सूर्य जी। दिग्बली भी है, सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त हो गया, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी प्राप्त हो गई। तो सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली है, इसीलिए सरकार से सरकारी नौकरी में, सरकारी रोजगार में हो गए। नहीं तो सूर्य शनि साथ बैठने वालों के साथ सरकारी नौकरी में कई बार बड़ी भारी दिक्कत आती है जी। पर ये देता जरूर है सरकारी नौकरी, चाहे लेट दे चाहे जल्दी दे, पर देगा। दसम में इसलिए, दसम में इसलिए जी है ना। तो शनि कारक भी दसम का कारक होने से उसने दसम को मजबूत बना दिया। इसका मतलब ये आय के सोर्स में भी फायदा करेगा, एक से अधिक आय के सोर्स भी बनवाएगा, क्योंकि लगन का लॉर्ड है जी। और सप्तम की युति, सप्तम डे टू डे इनकम। तो अनिल जी वैसे तो मैं नहीं पूछूंगा, पर राज की बात ये है कि LIC के अलावा भी पैसा कमाते हैं। चलो तो हाँ या ना में जवाब मत दो। चलिए, नौकरी भी बड़ी जल्दी लग गई थी गुरुजी। हाँ नहीं, मैंने कहा ना जल्दी या देर कुछ भी हो, क्योंकि दशाओं पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 19 साल की उम्र में लग गई थी। हाँ, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का अपने ही चार्ट को लेकर के किसी पॉइंट को कोई दिक्कत है तो क्लियर कर सकता है। सर सचिन बोल रहा हूँ। हाँ सचिन बोलो। सर सचिन बोल रहा हूँ। सर के जैसे D1 में हमारा कोई ग्रह खराब होता है लेकिन D9 में अच्छा हो गया, जैसे एग्जांपल में देखिए, तो कितना % उसका इफेक्ट हम उसको माने? क्या D1 का इफेक्ट कुछ माना जाएगा फिर भी, अगर बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कुछ? D1 का 32 साल की एज से पहले पहले माना जाएगा, 32 साल की पहले पहले। बस एक D1 में ना दिक्कत एक यही है कि वो हेल्थ के मामले में कोई फायदा नहीं करता। जैसे कोई ग्रह नीच का हो गया D1 में ना, फंस गया तो फंस गया, वो हेल्थ में आगे तक दिक्कत करता है। D9 का इफेक्ट नहीं आएगा कोई? D9 का बहुत ज्यादा नहीं आता, 20-30% इम्प्रूव हो जाए तो हो जाए, कोई बहुत खास नहीं होता। बाकी हर मामले में वो इम्प्रूवमेंट लेके आता है ना, चाहे वो फिर मैरिज हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, रोजगार हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, सब में फायदा देता है। अच्छा, हेल्थ भी यानी बड़ा एक्सेप्शन हो गया हेल्थ। हाँ, जैसे नीच का ग्रह, वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, ये 3 ग्रह हेल्थ के मामले में अच्छे नहीं होते। हाँ, कोई अच्छे नहीं होते तो नहीं होते, अपना मांस में कुछ कर ले। सर एक चीज और पूछनी थी। दिक्कत आती है सर, एक चीज और थी। हाँ बताइए। सर जैसे एक दिशा बल हो गया, एक दिग्बल हो गया, एक ऊंच हो गया, एक नीच राशि हो गई, कुछ राशि में ग्रह हो गया, तो इसमें प्रेफरेंस पहले किसको दी जाएगी? दिग्बली अगर है ग्रह वो देखा जाएगा, उच्च के ग्रह पहले उच्च देखा जाएगा, बाद में दिग्बल और दिशा बल देखा जाएगा। दिग्बल और दिशा बल एक ही चीज होता है। हाँ जी, हाँ जी जी, है ना। उच्च का ग्रह की क्वालिटी में बहुत पॉजिटिव एसेंस होता है, मतलब पॉजिटिविटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, टू मच पॉजिटिविटी होती है। ठीक, थैंक यू। गुरुजी संजना। हाँ बताइए संजना जी। गुरुजी, अगर जैसे लग्नेश 7th हाउस में है
और 4-5 प्लैनेट्स हैं उसी चीज में, तो किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है गुरुजी? लग्नेश 7th में है जी, मतलब टोटल 4 प्लैनेट हैं सप्तम में, तो किसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट होगा उसमें तो हाँ, ग्रह मतलब देखने पड़ेंगे संजना जी, ये नहीं बताया जा सकता। ओके, सो ग्रह लग्नेश देखने पड़ेंगे कि ग्रह मजबूत कौन सा है, किसका नेचर कितना है, किसको कितनी स्ट्रेंथ मिली, ओके, के जैसे आपने आधार बताया, पर तय होगा। जैसे आपने बताया कि केंद्र में लग्नेश जाता है, तो कि लग्नेश का केंद्र में आना, सप्तम में आना, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर आपने जी, दूसरा प्रश्न पूछा, प्रश्न आपने कि और भी हाँ ग्रह साथ में, तो अपना जी, इम्पैक्ट 3 और ग्रह साथ, ओके, तो लगन के ऊपर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आप कल को राहु बैठा है तो सारा गड़बड़ कर देगा, शनि बैठा है तो सेपरेटिव बना देगा, मंगल बैठा है तो गुस्सेल बना देगा, तो मैरिज में गुस्से की ज्यादा समस्या आ जाएगी। तो अलग अलग है। ओके जी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हमेशा हम लोग पढ़ते हैं सप्तम में कोई ग्रह अच्छा नहीं होता है, अब हम आइडियली नवांशा कोई की बात कर ग्रह रहे भी नहीं हैं, होता जी। अब हम नवांशा की बात कर रहे हैं, वो D1 के सूत्र थे, ओ अच्छा, है ना। तो तो अभी D1 में सिर्फ भी हमने, सप्तम, रूल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हमने यही पॉइंट देखना है कि केंद्र में गया कि त्रिकोण में गया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, छठे 8वें 12वें में तो नहीं गया ग्रह, परंतु यहाँ पे 3 ग्रहों को छूट है, किसको? मंगल को छठे में, शनि को 8वें में और शुक्र को 12वें में। 12 अगर चला गया तो उसको ठीक मानना है। अगर जैसे किसी का मंगल नवमांश कुंडली में छठे में आ गया, तो आपने उसको ट्रीट करना है भाई ये बढ़िया प्लेनेट, मतलब ठीक है, ये खराब नहीं हुआ। शनि अष्टम में आ गया तो भाई ये खराब नहीं हुआ। शुक्र 12वें में चला गया तो भाई खराब नहीं हुआ। समझे बात को? सिर्फ हमने ये देखना है। दूसरा पॉइंट क्या देखना हमने, तीसरा पॉइंट क्या देखना हमने, कि किस ग्रह के साथ बैठा है वो। ऐसा तो नहीं कहीं जाकर के वो राहु के साथ बैठ गया, या कहीं वो शनि के साथ जाके बैठ गया, या मंगल के साथ जाके बैठ गया, तो वो उस चीज को इम्पैक्ट डालेगा। जैसे किसी का, मान लीजिए अनिल जी का यहाँ पर जो राहु गुरु शनि है, शनि के साथ हम राहु बिठा दें, वैसे तो नहीं बिठाना चाहिए इनकी कुंडली में, फिर भी चलो थोड़ी देर के लिए बिठा देते, 5 मिनट के लिए। पता चला अंदर से आवाजें आने लगी अनिल जी के, है? तो चलो राहु बिठा दिया हमने, तो राहु यहाँ पर ये सारी क्वालिटी को खराब कर देगा। जबकि देखो कितना अच्छा आया है शनि, भाई वर्गोत्तम भी है, ये कारक भी है, नहीं सॉरी वर्गोत्तम नहीं, भावोत्तम भी है, कारक भी है, केंद्र भी है, शनि में स्ट्रेंथ है। पर राहु आए तो सारा खेल बिगाड़ देता। पॉइंट समझ में आया क्लियर? तो ये 2-3 पॉइंट ही आपने मद्देनजर रखने इस टेक्निक में। अब देखिए हर बार टेक्निक चेंज होएगी आगे आगे, तो आपको टेक्निक्स का ख्याल रखना है कि किस टेक्निक में क्या रूल्स है। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसका गेम का रूल अलग हो जाता है और सांप सीढ़ी का अलग हो जाता है। बेशक वो बच्चे ही खेल रहे हैं उसको, पर गेम का रूल है ना अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे टेक्निक में भी चीजें बदलती रहती हैं थोड़ा थोड़ा। उसको उस हिसाब से नहीं लेना कि गुरु या मंगल या फलाना वो बैठ गया सप्तम में तो खराब ना, वो नहीं। वो जब हम नवमांश की टेक्निक में आएंगे तो आपको रूल बताएंगे भाई यहाँ पर क्या अच्छा और क्या खराब सप्तम में। ठीक है गुरुजी, तो थोड़ा इस सा कुंडली में जी, गुरुजी इस कुंडली में सप्तमेश का, सप्तम भाव का लॉर्ड को लॉर्ड राहु भी बन रहा है, तो उसका 10वें में बैठना ठीक ही होगा, ठीक भी हो सकता है बाई चांस। वो हमने उसको अपने एग्जाम्पल में लिया ही नहीं ना। अच्छा। हेलो गुरुजी। हाँ आज्ञापाल जी। मेरा D1 में गुरु 12 में है और D9 में 6 में है। सानू की पता हैगा कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈਗਾ? मीन। हाँ तो दसो ना कि ਤੁਹਾਡਾ मीन लगन है। हाँ मीन लगन है। हाँ ਹੁਣ दसो कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु किथे गया? 12वें घर में। 12वें घर में गया। अब बताओ D9 में कहाँ है? D9 में लगन है मकर का। मकर नहीं, D9 मकर लगन है। हाँ मकर लगन है। बहुत बढ़िया। कौन से हाउस में बैठा है वो? 6 हाउस में गुरु बैठ गया है। गुरु बैठा है तो गुरु कमजोर हो गया।
हाँ गुरु कमजोर, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लगन फिर? कमजोर हो गया। ठीक है सर। हाँ जी। नहीं सर मेरा एक क्वेश्चन है कि D1 चार्ट के 5th 7th और 12th तीनों लॉर्ड D9 में 10th हाउस में बैठ रहे हैं, कैंसर लगन। अच्छा। तो तीनों अगर 10th हाउस में बैठ रहे हैं तो उसका लाइक मैरिज के लिए तो 10th हाउस तो करियर हाउस होता है, तो वो ओवरऑल कैसा रहता है कि 10th हाउस में इतने प्लैनेट बैठ गए? यानी D1 कर्क लगन है जी, कर्क कैंसर जी। एक मिनट कि लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, 3 ग्रह बिठा दिया आपने एक साथ। ये नवमांश कौन से लगन का है? कैंसर। अच्छा, ये भी कैंसर का ही है जी। हाँ, तो प्रदीप जी की तरह हो गया, ये तो वर्गोत्तम हो गया लगन जी। तो ये समझिएगा, अगर D1 और D9 सेम लगन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जैसे इस केस में D1 भी कर्क लगन है, ये भी कर्क लगन है, अब एनी जी का कहना है कि 3 ग्रह नवमांश कुंडली में ना 10th हाउस में बैठ गए, तो कौन कौन से? पंचम का लॉर्ड यानी मंगल, और क्या बताया 7वें का लॉर्ड शनि, और किसका लॉर्ड बताया आपने? 12th का यानी मरकरी। तो इनका कहने का मतलब है कि क्या हुआ, ये तो लॉटरी निकल गई, अच्छी बात हो गई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। पहली बात, नवमांश कुंडली में 10th भाव जो होता है वो आपके कैरियर में भी 4 चांद लगाने का काम करता है। समझिए बात को, जो नवमांश कुंडली का 10वां भाव होता है, आपका रोजी रोजगार में 4 चांद लगाने का काम करता है, D9 चार्ट का 10वां भाव जी। तो यहाँ पर ये तो चलो एक एक्सपेक्ट था, पर अब हम यहाँ देखें तो मंगल, पहले देखें तो मंगल सुग्रही हो गया, अपनी राशि में आ गया और 10th हाउस में आ गया, और एक प्रकार से 10वां भाव का वो कारक भी है जी। ठीक है। मतलब यहाँ पे मंगल अपनी स्ट्रेंथ पूरी लेके बैठा है, तो ये संतान से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, संतान को इंटेलिजेंट बना देगा, क्रिएटिव बना देगा, आर्टिस्ट बना देगा, और आगे चल करके उसको कैरियर में अच्छा फायदा देगा। 7वां भाव शनि नीच राशि में चला गया, तो 7वां भाव का स्वामी जो है आप देख रहे हैं वो नीच में चला गया, पर वहीं पर मंगल सुग्रही हो गया, इट बिकम ए नीच भंग योगा। ध्यान रखिएगा, D9 चार्ट में नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, परिवर्तन योग, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, ये सब एप्लीकेबल है। और चीजें तो नहीं एप्लीकेबल, कई चीजें नहीं एप्लीकेबल होती D9 में, पर ये वाला एप्लीकेबल होगा। तो यह नीच भंग हो गया, पर पहले प्राइमरी फेस ही देखा जाए, क्या जिस शनि ग्रह का नीच भंग हुआ है, क्या वह ग्रह उसके लिए पॉजिटिव है? तो हम यहाँ देखेंगे कि मंगल शनि में तो शत्रुता है, ये तो एनिमी है, नेचुरल एनिमी है। अब अगर आपको मदद मिल रही है, तो अगर शत्रु के द्वारा मदद मिल रही है तो वह मदद भी तकलीफ के द्वारा मिलेगी, मतलब मदद तो दी जा रही है पर कुछ तकलीफ भी साथ में आ रही है। इसका जैसे एक बार क्या हुआ, आज हिंदुस्तान में जब तैमूर लंग आया, लंग उसे इसलिए कहते थे वो एक टांग से लंगड़ा था, ये वहां से काबुल से पता नहीं कहाँ अफगानिस्तान से आया था, मुझे पक्का याद नहीं है, पर हाँ उधर की तरफ से ही आया। तो ये लड़ाका था, लुटेरा था। तो ये क्या हुआ, बच्चे आपस में गेंद खेल रहे थे, तो किसी सैनिक ने कहा कि वो बच्चे गेंद निकालने के चक्कर में कुएं में गिर गया बच्चा, पर कुएं का पानी काफी ऊपर था, पर बच्चे को तैरना नहीं आता था। किसी सैनिक ने कहा कि जनाब
जो है मैं वहां जाकर के बच्चे को बचाऊं, मैं बच्चे को बचाऊं और ताकि वो गिर गया निकाल देता हूं अभी। तो कहता है, वो घोड़े पर बैठा होता है, वो कहता है मैं घोड़े पर हूं, मैं तेरे से जल्दी चला जाऊंगा, तेरे पास घोड़ा नहीं है, मैं पहले पहुंचता हूँ। तो घोड़े से दौड़ता हुआ भागता है और जाकर के कुएं के पास जब देखता है तो कि वो बच्चा बेचारा डूबने वाला, तो उसके बाद भाला होता है, तो पीठ में वो भाला मारता है और भाले से खींच के निकाल देता है। अब उसने उसको डूबने से तो बचा लिया और एक घाव और दे दिया। तो ये नीच भंग इसी प्रकार का नीच भंग है। अच्छा नीच भंग वो होता है जो कोई उसका मित्र करे तो वो नीच भंग अच्छा माना जाता है। जैसे बुध का नीच भंग शुक्र कर दे, जैसे बुध मीन राशि में नीच का हो गया, वहीं पे शुक्र बैठ जाए तो शुक्र उच्च का हो गया। बेस्ट कम्बिनेशन पूरा इंप्रूव कर देता है बुध को। नीच का एक पैसे का भी इंपैक्ट नहीं छोड़ता उसके अंदर। और यही मंगल ग्रह अगर जैसे नीच का हो रहा है कर्क राशि में, वहां पर गुरु उच्च का हो जाए तो गुरु उसके सारे दोष को दूर कर देगा, मंगल के नीच का इंपैक्ट ही नहीं आने देगा। पॉइंट समझे? तो यहाँ पर नीच भंग तो हुआ, मतलब लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज वो तो थोड़ा बढ़ गई क्योंकि वहां पे नीच भंग हो गया, बट मदद जो मिलेगी मतलब मैरिज में वो थोड़ा तकलीफ के साथ, कुछ पेन भी रहेगा जी। अब यहाँ बुध को देखें। अब बुध को किस नजर से देखना है कि एक तरफ मंगल एक तरफ शनि, तो शनि तो मित्र है बुध का, पर मंगल टोटल अपोजिट है। मंगल अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि मंगल प्रेम को दिखाता है। इस कुंडली में प्रेम मंगल जो है प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, बुध फिजिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दोनों अपोजिट हो गए। इसका मतलब फिजिकल रिलेशनशिप तो होगा पर प्रेम नहीं होगा, कि मंगल तो कहता है भाई तू तो बुध है, मैं तो तेरे साथ बैठना ही पसंद नहीं करता क्योंकि तू तो इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, तो आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, क्योंकि बुध को वो चाइल्डिश बिहेवियर वाला समझता है। मंगल बुध को चाइल्डिश बिहेवियर समझ करके उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता। जैसे एक पहलवान बच्चों के साथ खेल करके राजी नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे कहे कि हमारे साथ खेल खेलो तो वो बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, उसको ऐसे बंदों के साथ चाहिए जो उसको टक्कर दे सके, है ना। इसलिए और पहलवान से कोई बार बार भी हारेगा तो पहलवान उससे भी लड़ना बंद कर देगा, वो कहेगा ये तो यार रोज रोज हार जाता है, मुझे तो रोज नया चाहिए, कोई तगड़ा चाहिए, मुझे तो टक्कर का चाहिए। ये मंगल की सोच है। मरकरी की सोच चाइल्डिश है, बचपना वाली, कल्पना में खोए रहने वाला बच्चा। वो कहता है कि मैं जो है ना एक जो है ऐसा जहाज बना दूंगा जो पानी में भी तैरा दूंगा, आकाश में भी उड़ा दूंगा, मैं फिर यहाँ पे अपनी छत पे भी ला करके रात को रख दिया करूंगा। बच्चे लेते ना बातें करते, तो इसे कहते हैं चाइल्डिश बिहेवियर। तो फिजिकल रिलेशनशिप जस्ट लाइक ए चाइल्डिश बिहेवियर, और वहां पे मंगल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब शनि क्या कर रहा है? शनि तो आप पहले से ही सेपरेटिव नेचर का है। शनि मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को दिखा रहा है यहाँ 7 वचन। वो कहता है मैं तो खुद नीच का हूं, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, मैं तो खुद परेशान चल रहा हूं, अब मुझे तो मंगल भी पीट रहा है, मैं तो खुद मंगल से पीड़ित हूं। अब उसका मित्र तो बुध का मित्र तो शनि है, तो बुध अपनी कंप्लेंट लेके किसके पास जाएगा? शनि के पास जाएगा, भाई मेरी मदद कर। तो वहां शनि कहेगा भाई मैं तो खुद पिट रहा हूं मंगल से, ये तो पहले ही मेरे को भाला चुभा करके फिर मेरी मदद कर रहा है। जो मुझे थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, वो तो मुझे वैसे मिल रही है। पर कुल मिलाकर के तीनों ग्रह केंद्र में आ गए, तो इसका मतलब कहते हैं स्ट्रेंथ तीनों को मिल गई। दिखावे के लिए सब कुछ होगा, मतलब मैरिज लाइफ भी चलेगी, फिजिकल रिलेशन भी होगा, सब कुछ होगा, बट इंटरनली इट्स नॉट सो गुड। ठीक है, चलिए आगे। सर एक चीज इसमें पूछनी है कि ग्रह युद्ध क्या करेगा? क्या ग्रह युद्ध का कोई हो गया? अगर सर जैसे 3 ग्रह हैं ये, तो ना, मानेंगे ग्रह युद्ध नहीं, नवमांश में मत कराओ। नवमांश में नहीं, ये प्यार का घर है ना। नवमांश प्यार देखना है, मैरिज देखने, तो यहाँ युद्ध मत कराओ।
युति हो गई आज, युति हो युद्ध गई, रहने देते हैं प्रदीप जी। युति हो गई यहाँ तो। हाँ, युति में सिर्फ हमें ना वहाँ पे साइकोलॉजिकल संबंधों को देखना है। गुरुजी एक बात पूछनी, मेरी बात काट गई थी। जैसे आपने बोला लगन कमजोर हो गया, और मेरा सप्तमेश भी अस्त से, जैसे मैंने कल कहा था कि अस्त था, और वो नवमेश में भी 8 में आ गया है, 8वें हाउस में आ गया है, तो फिर मैरिज प्रॉब्लम होगी फिर। हाँ वो तो है, थोड़ा बहुत तो है। तो इसका क्या थोड़ा सा उपाय बता दीजिए। आज्ञापाल जी, लक्ष्मी जी की पूजा करो। ठीक है ना, लक्ष्मी जी की पूजा करो, गाय की सेवा करो, हर महिला की सेवा करो। ठीक है। हर महिला का मतलब नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी, कई सारे पैसे देके यार बांटना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं। हर महिला को सम्मान पूर्वक देखो, है ना, रेस्पेक्टफुली देखो। ठीक है गुरुजी। बाकी गाय की सेवा बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, ओके गुरुजी। गुरुजी, कोई हाँ, वक्री ग्रह से भी नीच भंग हो सकता है? नहीं, नीच भंग तो होने के अलग अलग वो है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वक्री से क्या लेना है? नहीं, वक्री ग्रह बैठा है अपने घर वक्री एक मोशन का नाम है तिवारी जी। वक्री एक मोशन की अवस्था है जी। ग्रह मोशन में होते हैं, तो या तो वो मार्गी होगा या वो वक्री होगा। मतलब एक आदमी चल किस प्रकार से रहा है, यह उसका नाम है। जी जी। उसको वक्री ग्रह को वो करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, नीच भंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अच्छा ठीक है। स्वग्रही है वो? कौन ग्रह? शुक्र है। स्वग्रही है। हाँ, और उसमें सूर्य नीच का हुआ है। हाँ, तो नीच भंग कर देगा सूर्य का। अच्छा, बस ठीक है। हाँ, पर बहुत अच्छा नहीं कर पाता सूर्य का, जी शुक्र ही, क्योंकि सूर्य और शुक्र की भी आपस में हिसाब किताब है ना। एक वाटर है, एक फायर है। सर पर फिर भी 60% इम्प्रूव हो जाता है। सर एक सवाल था। हाँ जी। कि जैसे हम लोग लग्नेश को देख रहे हैं, क्या लगन को भी देखेंगे? ना, वो बाद में नवमांश कुंडली में देखेंगे। अच्छा ठीक है सर। नवमांश कुंडली में जब नवमांशा कराया जाएगा, जब देखा जाएगा, लगन भी देखा जाएगा। जी जी सर। लगन का लॉर्ड जो है बताता है, नवमांश कुंडली के लगन का लॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मैरिज लाइफ कितनी है। बहुत सारी टेक्निक है प्रताप, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक। गुरुजी, नवीन बोल रहा हूँ। हाँ नवीन जी। गुरुजी, जैसे हमने देखा कि प्रदीप जी की कुंडली में सूर्य जो है सेकंड हाउस का D1 में वो है, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और षडाष्टक योग बना रहे हैं 7th हाउस के लॉर्ड, जो कि अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन D9 के अंदर वो जो है 11वें हाउस में बैठ गए, तो हमने कहा कि वो लाभ हाउस में बैठे हुए हैं, लाभ हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन गुरुजी 11वां हाउस जैसे हमने देखा था D1 के अंदर, तो कहा जाता है कि छठे का छठा हो गया, तो और ज्यादा क्रूअल या और ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो वही तो कह रहा हूँ नवीन जी, वो सूत्र यहाँ नहीं लगेंगे। अच्छा, तो वो वाला 11वें हाउस का जो क्रूएलिटी है वो D9 में एप्लीकेबल नहीं है? D9 में अभी नहीं आएगी, है ना, इस टेक्निक में बिल्कुल नहीं है जी। और दूसरा गुरुजी जो, और वैसे भी वहाँ मारक मूरक इस हिसाब से नहीं चलते डी नवमांश में ना। अच्छा, नवमांश ऐसे नहीं चलता कि मारक भाव है, वो समझाने के लिए कई बार कह दिया जाता है बस। अच्छा, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई होती है ना। जी। और दूसरा गुरुजी, अगर कोई ग्रह वक्री है या कंबस्ट है, तो वो D9 में भी वक्री और कंबस्ट रहेगा, या बाकी सब डिविजनल चार्ट्स में भी वो हमेशा वक्री और कंबस्ट ही देखा जाएगा उसी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बस इतना जरूर ध्यान रखना, अगर कोई अस्त ग्रह है और D9 में वो उच्च का हो जाता है, स्वग्रही हो जाता है, केंद्र में आ जाता है, तो थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। पर हेल्थ के संदर्भ में वो कोई मदद नहीं करता खास। अगर कंबस्ट है D1 में और D9 में अगर वो उच्च का हो जाता है, तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है हेल्थ में। हाँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा, और हेल्थ में पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करता। अच्छा, जो उससे रिलेटेड हेल्थ के इश्यूज हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ, वो उसको रिपीट होते रहेंगे बस। ये है कि वो डेथ नहीं करेगा बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है।